साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं समान विज्ञान के क्लास में और आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान से संबंधित एक क्वेश्चन आवर 10 का दम शुरू होने वाला है। तो सब लोग जल्दी जल्दी तैयार होइए और इस 10 के दम में 10 का 10 सही करने का पूरा प्रयास कीजिए। तो चलिए आज जो 10 का दम होने वाला है वह स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित है। मतलब कहने का मतलब पाचन तंत्र से संबंधित है और ये 10 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और उसकी संरचना बनावट सभी चीजों को आप आसानी से समझ सकते हैं और इसके द्वारा पूछे गए एग्जाम में सभी सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी शुरू होइए और 10 में 10 जिनका जिनका सही हो वो पूरी तरह से तैयार होकर के काम कीजिए। एक भी गलती नहीं करना है, धैर्य पूर्वक बनाना है, लगे कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं उस रूप में बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं इसके लिंक को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो चलिए 10 के दम का पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। क्वेश्चन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि आहार नली का सबसे लंबी संरचना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पूछ रहा है क्या कि आहार नली की सबसे लंबी संरचना है। पहला है अमाशय, दूसरा ऑप्शन है बड़ी आंत, तीसरा है ग्रसनी और चौथा ऑप्शन है छोटी आंत। आंसर कीजिए जल्दी से। एक क्वेश्चन के लिए 2 सेकेंड और 2 सेकेंड के बाद हम फिर इसका हल करेंगे, ऑप्शन बताएंगे आपको कि किसका आंसर सही क्या है। तो ध्यान रखना है आहार नली के बारे में पूछा जा रहा पूरा सबसे लंबी संरचना, ये ध्यान रखना कि सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर कौन है ये पूछा। तो आंसर जो होगा इसका आंसर छोटी आंत होगा, ये ध्यान रखना। तो आंसर क्या होगा? पहला का डी। तो ये ध्यान रखना है कि पहला जो क्वेश्चन बताया गया आपको छोटी आंत सबसे लंबी संरचना और लंबाई की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारे बॉडी में इसकी लंबाई 2 तरह से देखी जाती है। एक तो लिविंग स्टेज में और एक नॉन लिविंग स्टेज में। तो लिविंग और नॉन लिविंग ये दोनों को ध्यान रखना है। मतलब एक जिंदा आदमी का छोटा आंत और एक मरे हुए आदमी का छोटा आंत का लंबाई अगर मापेंगे तो ध्यान रखना कि लिविंग कंडीशन में ये लगभग 2.5 मीटर होता है जबकि नॉन लिविंग कंडीशन में 6 मीटर होता है। तो छोटी आंत चूंकि हमने कहा था बहुत लंबा होता है और इसको समेट करके एक जगह स्टोमिक के आसपास व्यवस्थित किया गया है और इसलिए ये लंबाई के बारे में अक्सर पूछता रहता है। तो लिविंग में मतलब जिंदा तो कोई आदमी का देखेंगे तो 2.5 मीटर और नॉन लिविंग कंडीशन में 6 मीटर। तो जिंदा का 2.5 मीटर है और मरने के बाद 6 मीटर हो गया। ये कैसे? तो मरने के बाद इंटेस्टाइन लंबा नहीं हो जाता, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। समझना यह है कि मरने का मतलब क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर खींच कर लंबा कर देंगे तो आदमी फिर जिंदा नहीं रहेगा। तो समेट कर रखा हुआ है और उसी स्थिति में वो जिंदा है। जब मरेगा तो आप उसको फैला सकते हैं, तो फैलाएंगे और तब मेजर करेंगे तो लंबाई कितना होगा? 6 मीटर होगा। और इस प्रकार ये 6 मीटर लेंथ वाला स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे आहार नली का सबसे लंबा स्ट्रक्चर है। सबसे चौड़ा स्ट्रक्चर कौन होता है? तो सबसे चौड़ा स्ट्रक्चर अमाशय होता है, हमने बताया। तो ये ध्यान रखना है। तो पहला का आंसर आपको गया डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। कह रहा है कि पाचन क्रिया का सर्वाधिक कार्य कहां होता है? पाचन क्रिया का सर्वाधिक कार्य कहां होता है? ऑप्शन है अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मुंह में। कहां पर सबसे ज्यादा काम होगा? तो पाचन क्रिया का सर्वाधिक कार्य का कहने का मतलब क्या है कि वह कार्य जो पाचन क्रिया में संबंधित है, भोजन को पचाने से संबंधित है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सबको पचाने से रिलेटेड है। तो पचाने का काम सबसे ज्यादा कहां होगा? स्टोमिक में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा कि मुंह में होगा? कहां होगा? तो आंसर दूसरा का स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ये ध्यान रखना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों होगा ये हम सब आपको क्लास में बताए हैं। जो पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को प्रीवियस क्लास में प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा और कुछ भी गलती नहीं होगी। तो ध्यान रखना है कि सर्वाधिक कार्य छोटी आंत में होता है। क्यों? कारण क्या है कि छोटी आंत में सभी तरह के
एंजाइम बनते हैं और ये सभी एंजाइम मिल करके यहाँ पर सभी चीजों का मतलब जिसको इसको पचाना है। पहला तो कार्बोहाइड्रेट को, दूसरा प्रोटीन को और तीसरा वसा को। ये तीनों का पाचन एंजाइम की मदद से यहाँ पर किया जाता है। मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पचता है, पेट में सिर्फ प्रोटीन पचता है, बड़ी आंत में तो कोई पाचन होता ही नहीं। और दैट मीन्स कि यहाँ पर ध्यान रखना है कि तीनों पच रहा है, मतलब सबसे ज्यादा पाचन का कार्य कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, क्योंकि सबको पचाने के लिए यहाँ पर अलग अलग एंजाइम उपस्थित होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो आंसर हो गया दूसरा का क्या? छोटी आंत। तो छोटी आंत और बड़ी आंत से संबंधित ही चीजें हैं, इसलिए आंसर तो छोटी आंत बड़ी आंत ही। नॉर्मल भी आप अंदाज लगाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि क्या इसका कॉन्सेप्ट और कैसे ये बन रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पिछला बार सीजीएल में पूछा है, पिछला बार सचिवालय सहायक में पूछा था, बीपीएससी में पूछा था। तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलियम नामक संरचना छोटी आंत के खाली जगह होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यही पूछा था कि इलियम होता है किसमें? तो छोटी आंत में। ये पूछा है सवाल। अब यहां पर हमने पूछा है आपसे कि इलियम नामक संरचना छोटी आंत में तो है, लेकिन छोटी आंत के खाली जगह होता है। कहां होता है छोटी आंत के? ऑप्शन है मध्य में होता है, अंत में होता है, शुरू में होता है, सभी जगह होता है। क्या आंसर होगा? तो तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा गया है पहले भी। तो जो तीसरा क्वेश्चन है इलियम के बारे में पूछा है, तो अब हम यहां पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं और इसी स्ट्रक्चर से आपको समझना है। तो ये हमारा स्टोमिक है और स्टोमिक के नीचे छोटी आंत शुरू हो जाता है ऐसे। तो ये छोटी आंत है, ये सब नीचे जो बन रहा है ये सब छोटी आंत का स्ट्रक्चर है और इसी को आपको सवाल पूछा गया। तो ये छोटी आंत, यहां तक स्टोमिक, ये पूरा स्टोमिक है, इसके नीचे छोटी आंत। और छोटी आंत में पूछा है इलियम कहां होता है? इलियम कहां होता है? तो यहां से नीचे छोटी आंत है पूरा, लेकिन पूरा छोटी आंत में 3 स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हैं और उसमें एक स्ट्रक्चर इलियम है। और उसके बाद पूछ रहा है कि मध्य में, कि अंत में, कि शुरू में, कि सभी जगह। तो यहां पर अगर छोटी आंत को देखें तो छोटी आंत में यहां से यहां तक ये वाला पार्ट, इसका नाम हमने बताया था आपको, क्या? डिओडेनम, ये बताया था आपको। इसके बाद यहां से यहां तक एक छोटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है जेजुनम, और जस्ट इसके नीचे जो यहां से यहां तक है इसका नाम है इलियम। तो कहां हो गया? मध्य में हुआ, कि अंत में हुआ, कि शुरू में हुआ? क्या आंसर होगा? तो शुरू में क्या है? डिओडेनम, बीच में जेजुनम है और सबसे अंत में इलियम है। तो अंत में है, डेट मीन्स आंसर क्या होगा? अंत में होगा। तो अभी तक ये पूछा था कि छोटी आंत का भाग है इलियम, लेकिन छोटी आंत में कहां है? तो थोड़ा सा गहराई हम कह रहे हैं, डेप्थ में जाएं। समुद्र मंथन होता है तो अमृत निकलता है। क्वेश्चन को जितना मंथन करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उसके द्वारा आप एग्जाम में सफल हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? अंत में। चौथा सवाल आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा है इनमें से कौन सा एंजाइम छोटी आंत में नहीं निकलता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इनमें से कौन सा एंजाइम छोटी आंत में नहीं निकलता है? तो ध्यान रखना इसको। चौथा सवाल एंजाइम के बारे में पूछा। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन को ध्यान दें और धैर्य पूर्वक बनाएं। हड़बड़ी में ए बी सी डी न करें और दूसरे को देखकर आंसर न करें। अपने मेहनत पर, अपने ताकत पर विश्वास रखें। जब यहां आदत रहेगा दूसरे का देख कर बनाने का, तो एग्जाम में भी यही आदत पड़ जाएगी। और आसपास बैठा रहेगा लोल बकलोल, तो उसी का देख करके आप लोग मारना शुरू कर देंगे और परिणाम स्वरूप रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में ना तो किसी से पूछें, ना किसी से सहयोग लें, ना किसी को सहयोग करें, तभी जाकर आप सफल हो पाएंगे। तो ध्यान रखना है। तो चौथा सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा एंजाइम छोटी आंत में नहीं निकलता है? ऑप्शन है लाइपेज, लैक्टेज, ट्रिप्सिन, सभी। कौन आंसर होगा? बताएं, 2 सेकेंड है आपके पास। लाइपेज, लैक्टेज, ट्रिप्सिन, इस सभी। तो आंसर होगा ट्रिप्सिन। ये ध्यान रखना। क्यों होगा ट्रिप्सिन? क्योंकि हमने पढ़ाया है आपको कि ट्रिप्सिन जो होता है इसका निर्माण
अग्नाशय करता है पैनक्रियाज। ये हमने पढ़ा है, आप बताया था जब पैनक्रियाज पढ़ रहे थे। लीवर और पैनक्रियाज पर तो बताया गया था कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कौन बनाता है? अग्नाशय बनाता है। बाकी लाइपेज छोटी आंत बनाता है, लैक्टेज भी बनाता है, और इसके अलावा सुक्रेज बनाता है। सुक्रेज के अलावा इरेप्सिन बनाता है। तो इरेप्सिन, लाइपेज, लैक्टेज ये सब छोटी आंत बनाता है, जबकि ट्रिप्सिन कौन बनाता है? तो अग्नाशय बनाता है। और अग्नाशय दो और बनाता है, सलाइवरी पैनक्रियाटिक एमाइलेज बनाता है, और ये भी लाइपेज बनाता है। तो एक एंजाइम ट्रिप्सिन जो है, इसका निर्माण कौन करेगा? पैनक्रियाज करेगा या अग्नाशय करेगा। और यहां पूछ रहा नहीं होता है, तो जब नहीं होता है तो ये दोनों तो होता है लेकिन ये नहीं होता, तो आंसर क्या होगा? ट्रिप्सिन। आगे चले और पांचवा सवाल देखें, बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि छोटी आंत में पाचन क्रिया किस माध्यम में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपीएससी लेवल लाइव। तो ध्यान रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन क्रिया किस माध्यम में, ये मीडियम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कोई नहीं। किस माध्यम में होगा बताया जाए, कौन माध्यम में होगा? ए, बी, सी या डी? कोई नहीं। तो एक चीज ध्यान रखना है, हम यहां सारा बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, और स्मॉल इंटेस्टाइन एक लिक्विड बनाता है, उसका नाम क्या है? इस लिक्विड का नाम इंटेस्टिनल जूस है। इंटेस्टिनल जूस ये हमने पढ़ाया है आपको, जिसकी मात्रा 2 से 3 लीटर पर डे बनता है। और इस इंटेस्टिनल जूस का पीएच मान भी बताया गया आपको। पीएच मान कितना इंटेस्टिनल जूस का? तो बताया गया 7.6। ये पीएच मान किसका? इंटेस्टिनल जूस का। और 7 से जब ऊपर हो जाता है तो उसका नेचर क्या होगा? क्षारीय होगा। 7 होगा तो उदासीन होगा, और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। तो 7 से अधिक होता है इसलिए क्षारीय होगा। मतलब क्या है कि छोटी आंत में पाचन क्रिया जो होगा वो किस माध्यम में होगा? तो क्षारीय माध्यम में होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जूस बन रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका पीएच मान 7.6 है, और इसी की वजह से ये एक बेसिक नेचर का लिक्विड होता है, क्षारीय गुण का होता है, और इसलिए जो पाचन क्रिया होना है छोटी आंत में वो एक बेसिक मीडियम या क्षारीय माध्यम में होगा। पेट में कौन माध्यम में होता है? अमाशय में ये भी बताए हैं पिछले क्वेश्चन आवर में। पेट में कौन माध्यम में होता है? तो पेट में अम्लीय माध्यम होता है, क्योंकि वहां पीएच मान 1.5 से 2.5 होता है। तो सब बताया गया। अब यहां पर हम लोग छोटी आंत पढ़े, तो छोटी आंत से रिलेटेड सारी बातें आपको पूछी जा रही है। तो इसी तरह से आप तैयारी करें एग्जाम के लिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी आंत में सर्वाधिक अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत में सर्वाधिक अवशोषण कहां होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत गहराई से कॉन्सेप्चुअल है। नॉर्मली लूसेंट में या नॉर्मल जो जीएस क्लास होता है उसमें एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ऑप्शन है डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। यही हमने बताया कि छोटी आंत का ये डिओडेनम है, ये जेजुनम है, ये इलियम है, और यही 3 ऑप्शन है। यह कह रहा है चौथा कि सभी जगह समान रूप में होता है। तो एब्जॉर्प्शन, अवशोषण मतलब क्या? तो अवशोषण का मतलब कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करना। जो भोजन पच गया उस पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेना, एब्जॉर्ब करना। और यही काम के बारे में पूछ रहा है कि कहां होगा ज्यादा अवशोषण। तो सबसे पहले समझना कि अवशोषण होता कहां है। तो हमने बताया कि अवशोषण छोटी आंत में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम विली है, और विली के द्वारा एब्जॉर्प्शन का काम छोटी आंत में किया जाता है। और विली को जब अध्ययन करेंगे छोटी आंत में तो पता चलेगा कि सबसे बड़ा और सबसे विकसित विली जेजुनम में पाया जाता है, सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा होने की वजह से यह ध्यान रखना है कि जेजुनम ही सबसे अधिक अवशोषण का कार्य भी करता है। तो डिओडेनम, जेजुनम और इलियम में कौन अवशोषण करेगा? तो सबसे अधिक अवशोषण जेजुनम करेगा। तो छठा का आंसर हो गया बी। तो छठा तक पहुंच गए। कितने लोगों का सही हुआ 6 में? तो ये ध्यान रखना है, अभी नहीं बताएं। जब लास्ट में कंप्लीट हो जाए पूरा क्वेश्चन आवर तो 10 का 10 किनका किनका सही हुआ वो बताएं। ये हमने कहा है बार बार कि 10 के दम में एक भी गलती करना अपराध है। गलती की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल सतर्क होकर बनाएं, गंभीरता के साथ बनाएं। अब आगे चलें तो ध्यान रखना है, कह रहा है कि छोटी आंत बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ा रहता है? 7वां सवाल।
छोटी आंत बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ा रहता है? ऑप्शन पूछ रहा है। ऑप्शन है कोलोन से, रेक्टम से, सीकम से, एनस से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है संरचना से। देखिए, मैं बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ, वहां संरचना से पीटी में बहुत सवाल पूछा गया इस बार। तो संरचना पर बहुत सवाल पूछा और इसीलिए हमने ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि आप इसको समझें। कहा क्या रहा है कि छोटी आंत बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ा रहता है? कोलोन, रेक्टम, सीकम या एनस। तो छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने की बात कर रहा है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा आहार नली ऐसे है, ये स्टोमिक है, और स्टोमिक के बाद हमने कहा ये छोटी आंत है ऐसे, ये छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद यहां पर बड़ी आंत है, इस प्रकार से, यही बड़ी आंत, ये वाला पार्ट ऐसे बड़ी आंत का ये संरचना। तो ये कह रहा है ये जो छोटी आंत इधर से आया ऐसे आकर के यहां पर जुड़ा, तो ये जुड़ा हुआ ये वाला भाग कौन सा? बड़ी आंत का। तो बड़ी आंत का ये वाला पार्ट पूछ रहा है, ये ऐसे। तो बड़ी आंत में 3 सेक्शन है और तीनों ऑप्शन में कोलोन, रेक्टम और सीकम। तो ये वाला जो पार्ट है यहां पर, इसको सीकम कहते हैं। ये क्या है? सीकम है। ये वाला पार्ट जो ऊपर में है इसको कोलोन कहा जाता है, और ये जो है ये रेक्टम है। तो अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि किससे जुड़ा हुआ। तो इलियम जो है छोटी आंत का, ये छोटी आंत का कौन जुड़ता है? तो यहां सबसे नीचे कौन होता है? इलियम होता है। मैंने कहा सबसे अंत में होता है इलियम। तो नीचे इलियम है और ये सीकम है, ये दोनों जुड़ जाता है करके, और जो जोड़ता है उसको इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। हम बता चुके आपको जब क्लास पढ़ाए थे ऑनलाइन। तो छोटी आंत बड़ी आंत को जोड़ने वाला इलियोसिकल वॉल्व, छोटी आंत का इलियम जुड़ता है और बड़ी आंत का सीकम जुड़ता है, और दोनों मिल करके एक हो जाता है, और इस प्रकार भोजन के पाचन की क्रिया इन सब के सम्मिलित प्रयास से हमारे बॉडी में संपन्न हो जाता है। तो छोटी आंत किससे जुड़ा हुआ है? तो कोलोन से, कि रेक्टम से, कि सीकम से? तो सीकम से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना। तो 7 नंबर हो गया। 8वां को देखें, कह रहा है बड़ी आंत में कौन सा एंजाइम निकलता है? बड़ी आंत की बात कर रहा है, ये जो अभी हमने चित्र बनाया, ये ऊपर वाला पाइप। बड़ी आंत एक्चुअली में ऐसे बना हुआ है, इसको समझना है। ये बड़ी आंत है और यहीं पर छोटी आंत ऐसे जुड़ा हुआ है, ये इलियम, और बड़ी आंत इस प्रकार से है। इसी चित्र को वहां पर कंबाइंड बनाया गया, इसलिए थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो, इसलिए हम अलग बना दे रहे हैं। तो यही बड़ी आंत है। तो कह रहा है बड़ी आंत में कौन सा एंजाइम बनता है? ऑप्शन है इरेप्सिन, सुक्रेज, पेप्सिन, कोई नहीं। क्या होगा आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल से मंथन करेंगे तो बहुत सवाल निकलेगा। और यही हम कहा है कि आपको जिज्ञासा होनी चाहिए क्वेश्चन का, विषय वस्तु का। जिज्ञासा अगर अच्छा होगा, आप निश्चित तौर पर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। साइंस को समझने का प्रयास करें, किसी चीज को माने नहीं, जानने का प्रयास करें। मानो नहीं, जानो, यही कॉन्सेप्ट है अच्छा ज्ञान और अच्छा स्टडी करने का। कि कोई कह दिया उसको मानना नहीं है, उसको जानने का प्रयास करना है, तभी जाकर होगा। तो यहां पर है कि बड़ी आंत में कौन सा एंजाइम निकलता है? इरेप्सिन, सुक्रेज, पेप्सिन, कोई नहीं। तो आंसर यहां पर यह होगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि ये बड़ी आंत वाला जो पार्ट है ये पाचन नहीं करता, पाचन नहीं करता, ये ध्यान रखना है। आहार नली में बड़ी आंत ऐसा भाग होता है जहां पाचन होता ही नहीं। और पाचन नहीं होने का वजह क्या है? वजह यही है कि यहां पर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं बनता। अगर एंजाइम बनता तब तो पाचन होता किसी न किसी का। मुंह में पाचन हुआ, वहां एंजाइम चाहिए। पेट में पाचन हुआ, वहां एंजाइम चाहिए। छोटी आंत में पाचन हुआ तो वहां तो कई एंजाइम है। तो ये सब जो एंजाइम है, इरेप्सिन कहां बनता है? कोई बताएं, इरेप्सिन कहां बनता है? इरेप्सिन छोटी आंत में बनता है। सुक्रेज कहां बनता है? सुक्रेज भी छोटी आंत में बनता है। पेप्सिन कहां बनता है? पेप्सिन हमारे स्टोमिक में, पेट में बनता है। बड़ी आंत में कोई एंजाइम बनता ही नहीं है। तो ध्यान रखना है 2 चीज, कि बड़ी आंत में कोई एंजाइम नहीं बनेगा, कोई तरह का पाचन क्रिया नहीं होगा। सिर्फ यहां पर अनपचे भोजन को बाहर निकालने की प्रक्रिया की जाएगी, और उस दौरान अगर वाटर और मिनरल्स है फूड मटेरियल में तो उसको सिर्फ बड़ी आंत कभी कभी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये ध्यान रखना है 8वां सवाल के तौर पर। अब 9वां सवाल चले
तो फिर बड़ी आंत से जुड़ा हुआ एक सवाल है, कहता है बड़ी आंत में एनस या गुदा द्वार किसका भाग है? ये भी स्ट्रक्चर से संबंधित कॉन्सेप्चुअल सवाल। बड़ी आंत में एनस, एनस क्या होता है? तो इसको गुदा द्वार कहते हैं। गुदा द्वार मतलब जिससे मल बाहर आता है। तो पाइप जुड़ा हुआ, ऊपर में मुंह है जिससे होल है, जिससे भोजन लेते हैं, और पाइप जहां लास्ट करता है वहां भी छिद्र है, और छिद्र से अनपचा मल पदार्थ बाहर निकलता है। तो जिस छिद्र से मल बाहर निकलता है उस छिद्र का ही नाम एनस है, ये ध्यान रखना। और एनस को हिंदी में गुदा द्वार कहते हैं। तो कह रहा है कि बड़ी आंत का एनस, बड़ी आंत में जो एनस होता है जो गुदा द्वार के रूप में, उसका किसका भाग है? ऑप्शन है सीकम का, रेक्टम का, कोलोन का, या कोई नहीं। तो हमने कहा तीन ही भाग है बड़ी आंत में, सीकम है, ये वाला पार्ट कोलोन है, और ये रेक्टम। तो ये हमने कहा यहां तक क्या है? ये सीकम है, ये सीकम है, ये CEACUM, ये वाला यहां से यहां तक, ये वाला पार्ट जो है ये कोलोन है, और ये वाला जो पार्ट है ये रेक्टम, ये ध्यान रखना। और रेक्टम में माउथ है, ऐसे एक छिद्र है ये, और इसी छिद्र से एक वॉल्व रखा रहता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों, और यही जब फैलता है तो इससे मल बाहर निकलता है स्टूल के रूप में। तो ये जो छिद्र है इसी का नाम एनस है। तो ये ध्यान रखना है, इसको हिंदी में गुदा द्वार कहते हैं। तो ये एनस किसका भाग हो गया? रेक्टम का भाग हो गया। रेक्टम को हिंदी में मलाशय कहा जाता है, जहां मल रहता है वो मलाशय, और मल जिससे बाहर निकलता है जिस छिद्र से, उस छिद्र का नाम एनस है। तो एनस किसका पार्ट हो गया? मलाशय का पार्ट होगा। मलाशय को अंग्रेजी में रेक्टम कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? 9 का बी आंसर होगा। लास्ट सवाल 10 के दम का, और 10 का दम बहुत इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर में, हर विषय में, और आगे आने वाले समय में और भी नए नए प्रारूप के तौर पर आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर मिलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं लास्ट सवाल इस 10 के दम का आज का। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग में होता है? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग में होता है? ऑप्शन है सीकम में होता है, इलियम में होता है, कोलोन में होता है, रेक्टम में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अपेंडिक्स के बारे में बार बार पूछेगा, क्योंकि अपेंडिक्स एक बीमारी है जो अक्सर लोगों को हो जाती है, तब सर्जरी करके अपेंडिसाइटिस को हटाना पड़ता है, और इसलिए एग्जाम में पूछता है कि जो अपेंडिक्स आप सुनते हैं उसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। तो कह रहा है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग में? सीकम में, इलियम में, कोलोन में, रेक्टम में। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के बारे में एक चीज जानना है कि ये क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन। और वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पर अवशेषी अंग है, शरीर में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पुराने समय में मैंने कहा था कि जब मानव जानवरों की भांति रहता था तो ये सेलुलोज को पचाता था। जब मानव घास खाता था, पत्तियां खाता था, कंदमूल खाता था, तो सेलुलोज को पचाता था। जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था और कच्ची चीजों को भोजन करता था, लेकिन मानवी ने बदला और आदमी का जब स्वरूप बदला तो इसकी आवश्यकता खत्म हो गई और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अब अवशेषी अंग के रूप में मौजूद है, और इसलिए डॉक्टर हटा देते हैं। तो ये बड़ी आंत है, ये सीकम है, ये कोलोन है यहां तक, और ये रेक्टम। और यही सीकम का ये वाला भाग, ये जो उंगली जैसा दिख रहा है, इसी का नाम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। इसी का नाम क्या है? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। तो इसको ध्यान रखना, जिससे आपको काफी मदद मिलेगा एग्जाम में। तो ये आंसर हो गया क्या? तो ये किसमें जुड़ा हुआ है? सीकम में। तो सीकम वाला भाग में अपेंडिक्स होता है, ये ध्यान रखना है, जो हमारे स्टोमक के राइट साइड में कमर के पास होता है। कभी इस जगह दर्द होता है तो लगता है कि अपेंडिक्स कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, तो पेट दबा दबा कर देखते हैं लोग। दबाने पर ज्यादा दर्द करे तो समझना कि हो सकता है कि इसमें कुछ दिक्कत आ गया हो। तो ये सीकम है। इलियम कहाँ है? तो छोटी आंत में है। कोलोन ऊपर वाला है ये, और रेक्टम अभी हमने बताया कि नीचे वाला भाग क्या है? रेक्टम। तो यही था आज का 10 का दम। तो इसको देखें और इसी तरह से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें कॉन्सेप्ट के साथ। तो फिर मिलते हैं आगे की क्लास में एक नए विषय के साथ। जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और बिल्कुल अपने अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प के साथ लगे रहें। और ये सोचें कि इफ नॉट आई हु एल्स, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो इसकी कॉन्सेप्ट के साथ
इस क्लास से जुड़े रहें और इस चैनल को अपने अपने सभी ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। और देश की एकता अखंडता सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। उसके लिए बोलिए एक बार जय हो मैया की। थैंक यू।